नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अब पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 8 का जो पहला क्वेश्चन है, 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो यह भारत का कौन सा राज्य बना। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य मिला तो यह भारत का 18वां राज्य बना था। देखिए दोस्तों, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है रिज मैदान में जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था और ये हिमाचल का 18वां राज्य बना। अगर मैं बात करता हूँ डिटेल से हिमाचल प्रदेश की गठन की, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948। जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो 30 छोटी बड़ी रियासतों से मिलकर हिमाचल उस समय बना था। 4 जिले उस टाइम होते थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 4 जिले कौन कौन से थे? सिरमौर, मंडी, चंबा और महासू। याद रखना है, सिरमौर, मंडी, चंबा और महासू 4 जिले उस समय होते थे जब बना था हिमाचल प्रदेश। इसके बाद जो है 1951 में हिमाचल पार्ट सी बना था, गौ श्रेणी का राज्य बना था, ये भी याद रखना है। फिर 1954 में इस गौ श्रेणी के राज्य में बिलासपुर को हिमाचल का 5वां जिला बनाया गया था, ये भी याद रखना है। बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया था। इसके बाद 1956 में हिमाचल को पार्ट सी से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूटी बनाया गया था 1956 में। देखिए, क्षेत्रीय परिषद कब बनी थी हिमाचल में? तो क्षेत्रीय परिषद 1957 में बनी थी हिमाचल में। और इस क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था करम सिंह ठाकुर। देखिए, 1960 में जो है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले को मिलाया गया और किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिले के रूप में हिमाचल में मिला। इसके बाद 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ और विशाल हिमाचल के निर्माण में 10 जिले मिलकर जो है वो सामने आए थे। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो है वो दर्जा मिला। तो हर एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, पूरा सिनेरियो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के उन्मूलन की मांग की? तो हिमाचल की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने 1939 में जो है वो बेगारी की उन्मूलन की मांग की थी? तो ये थी धामी रियासत। देखिए दोस्तों, धामी रियासत ने जो है वो बेगारी उन्मूलन की मांग की थी 1939 में। लेकिन एक धामी गोलीकांड भी हुआ था। धामी गोलीकांड एग्जैक्टली कब हुआ था? पेपर में ये बहुत पूछा जाता है। तो 16 जुलाई 1939 को एक कांड हुआ था जिसको बोलते हैं धामी गोलीकांड। देखिए, धामी गोलीकांड का जो नेतृत्व कर रहे थे, लीडर जो थे, इनका नाम था भागमल सोथा। भागमल सोथा के नेतृत्व में ये धामी गोलीकांड हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद मैं अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए, डिटेल से हम बात कर रहे हैं और डिटेल से बात करेंगे तभी आपको एचपी के क्वेश्चन आपके स्ट्रांग हो सकते हैं। देखिए, जीके के क्वेश्चन और जीके के पार्ट अधिक से अधिक मैं इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि 90 नंबर का भाई साहब आपका जीके रहता है। ठीक है, करंट अफेयर और ये जो चीज़ें है ये 5 तारीख के बाद लगातार मैं लाऊंगा, लेकिन अभी जो है वो आती रहेगी, लेकिन बीच बीच में आएगी। अभी हम जीके पे ही जोड़ देंगे क्योंकि 90 नंबर का जीके आता है और जीके में जो हमारा टारगेट है सभी का वो 80 प्लस रहना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नूरपुर रियासत की स्थापना की थी जेठपाल ने। नूरपुर रियासत की स्थापना जेठपाल के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या है? तो नूरपुर का जो पुराना नाम है यह धमेरी। नूरपुर का पुराना नाम क्या है दोस्तों? धमेरी। देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर में आया था एक बार कि सुंदरनगर का पुराना नाम, तो सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़। क्या नाम है? बनेड़। और सुंदरनगर शहर की जो स्थापना है वो राजा गरुड़ सेन के द्वारा की गई। याद रखना, सुंदरनगर की जो स्थापना है वो राजा गरुड़ सेन के द्वारा की गई। अगर मैं वापस नूरपुर पे ही आता हूँ, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि नूरपुर कैसे कौन से राजा है जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे? तो नूरपुर कैसे राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, इनका नाम था जसपाल। तो राजा जसपाल अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन जो है नूरपुर के राजा भीमपाल थे। राजा जगत सिंह की भी मैं बात कर लेता हूँ। तो राजा जगत सिंह ने ही नूर धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर किया था। इन्होंने जो है वो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के लिए जो है नूरजहां के समान में जो है वो धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया था, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है, अगर नूरपुर रियासत की स्थापना जेठपाल ने की थी तो अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक बीर सिंह था। देखिए, आज मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता रहा हूँ और डिटेल से बताना मेरा फर्ज बनता है क्योंकि परीक्षा आपकी आने वाली है।
देखिए हम जीके में जो है बिल्कुल कमी छोड़ना नहीं चाहते। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने 1805 पर जो है वो कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था। देखिए पूरी बात मैं आपको समझाता हूँ। कांगड़ा के राजा संसार चंद थे। अब संसार चंद ने क्या किया? संसार चंद ने जो है वो कहलूर पर जो है वो आक्रमण वो करता रहा। उस समय कहलूर के राजा होते थे महान चंद। अब कहलूर के राजा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसके द्वारा महान चंद अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया गया था? तो ये कहलूर के राजा महान चंद ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाया कि आप हमारी हेल्प कीजिए और संसार चंद को हराइए। तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा जी आए और 1805 में इन्होंने दोस्तों क्या किया कि महल मोरियो कहाँ पड़ता है? ये हमीरपुर में है। महल मोरियो में जो युद्ध किया था संसार चंद के साथ और संसार चंद को बुरी तरह पराजित किया था अमर सिंह थापा ने। इसके बाद वो कांगड़ा किले में लेके भागा और वहाँ पे इसने शरण ली और इसके बाद इसने राजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि की थी राजा संसार चंद ने 1809 में। तभी जो है राजा संसार चंद ने उसके जो अमर सिंह थापा वगैरह को हरा दिया था। तो 1809 में हुई थी ज्वालामुखी की संधि राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में अगर नगर निगम की मैं बात करता हूँ तो टोटल 5 नगर निगम है दोस्तों, ये भी याद रखना है। देखिए 5 नगर निगम है, लेकिन कौन कौन से हैं इनके नाम भी पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो पहला है शिमला, दूसरा है धर्मशाला, तीसरा है सोलन, चौथा है मंडी, पांचवा है पालमपुर। तो 5 नगर निगम है। देखिए इंडियन पॉलिटी से भी नगर निगम को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जो नगर निगम से जुड़ा है, नगर पालिकाओं से जुड़ा है? तो देखिए संविधान संशोधन 74, तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है और आर्टिकल 243 के पी से लेकर 243 के जेड तक, जेड या जी तक जो है वो नगर पालिकाओं की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बांदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में जो बांदलाधार है वो कहाँ पर स्थित है? तो बांदलाधार की अगर हम बात करते हैं तो बांदलाधार जो है ये बिलासपुर में स्थित है। देखिए बिलासपुर के बांदलाधार में ही हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है जो कि बिलासपुर के बांदला में स्थित है। देखिए अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ तो बिलासपुर में अन्य चोटियाँ, जैसे बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर जिसकी हाइट है 1980 मीटर। देखिए बहादुरपुर की हाइट जो है वो 1980 मीटर है। इसके अलावा बिलासपुर में जैसे दानवीन वैली कहाँ पे? ये भी बिलासपुर में है। इस धार जंजियार भी बिलासपुर में है। नैना देवी की पहाड़ियाँ भी बिलासपुर में है और रतनपुर की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे है? बिलासपुर में है। देखिए नैना देवी की पहाड़ियाँ, नैना देवी का मंदिर, नैना देवी का मेला, नैना देवी विधानसभा क्षेत्र, ये सभी जो है ये बिलासपुर में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर मैं बात करता हूँ लामा झील की, लामा झील जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। देखिए लामा झील जो है चंबा में स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश की किस झील को तैरते हुए टापुओं की झील कहते हैं? ये भी आपने ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं ये मेरा नंबर है, अभी भी आप साइकोलॉजी के नोट्स को पढ़ सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप इसको 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने सारे कवर किए। 7876145409 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए लामा झील तो चंबा में है। इसके अलावा चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं? तो चंबा में जैसे गड़ासुरु झील चंबा में है, मणिमहेश झील चंबा में है, महाकाली झील चंबा में है, चमेरा झील चंबा में है, खजियार झील चंबा में, और खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों किन्नौर ऑप्शन में दिया है, तो किन्नौर की झीलें भी जैसे नाको झील किन्नौर में है, सोरंग झील जो है वो भी किन्नौर में है। लाहौल स्पीति की भी देख लेते हैं, लाहौल स्पीति भी ऑप्शन में दिया था। चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में है, सूरजताल झील लाहौल स्पीति में, यूनामसो झील लाहौल स्पीति में है। मंडी की भी बात कर ही लेते हैं क्योंकि ये भी ऑप्शन में है। रिवालसर झील चंबा में है, मंडी में है। पराशर झील मंडी में है, सुखसर झील मंडी में है, कुंतब्योग झील मंडी में है, कुमारवा झील भी मंडी में है। तो ये थी कुछ मंडी की झीलें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए दोस्तों आपने इसके नोट्स जरूर बना लेने हैं। देखिए आपका रिवीजन, अगर एक क्वेश्चन हो सकता है कि किसी क्वेश्चन पेपर में दोबारा भी रिपीट हो सकता है, तो ये सारी की सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? देखिए दोस्तों अगर बात करता हूँ मैं बिनवा की, बिनवा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। देखिए अगर मैं ब्यास की बात करता हूँ तो ब्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया, याद रखना अर्जकिया, और बिपाशा जो है वो इसका संस्कृत नाम है। तो वैदिक नाम अर्जकिया है और
बिपाशा जो है इसका वो क्या है, संस्कृत नाम है। देखिए ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के 3 जिले कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में बहती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ब्यास नदी की, तो ब्यास की कुछ और भी सहायक नदी है, जैसे बिनवा जो है वो ब्यास की सहायक है, वेन नदी ब्यास की सहायक है, वाणगंगा ब्यास की सहायक है, लूनी इसकी सहायक है, चक्की जो है ब्यास की सहायक है, सुकेती ब्यास की सहायक है, मानूनी इसकी सहायक है, गज इसकी सहायक है, हारला नदी इसकी सहायक है, तीर्थन नदी ब्यास की सहायक है, सेंज नदी ब्यास की सहायक नदी है, फ्यूजल नदी है, देहर नदी, हंसा नदी है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, विनवा, वेन, वाणगंगा, लूनी, चक्की, सुकेती, मानूनी, गज, हारला, तीर्थन, सेंज, फ्यूजल, देहर और हंसा, ये सारी की सारी रिवर जो है ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। देखिए जल घनत्व किस नदी का सबसे ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल घनत्व सबसे ज़्यादा, तो चिनाब है। और हिमाचल की ऐसी नदी जो सबसे लंबी नदी है वो सतलुज है। कितनी लंबी है भैया, 320 किलोमीटर लंबी है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज, तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर थे इनका नाम था एनसी मेहता। एनसी मेहता जो है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन में यहाँ पे कि केसी मेहता नहीं, के एल मेहता है। के एल मेहता जो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे, ये भी याद रखना है। डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और एस चक्रवर्ती जो है हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो पहली महिला राज्यपाल थी शीला कौल। शीला कौल जो है ये पहली महिला राज्यपाल थी हिमाचल प्रदेश की। अब पहले विधानसभा स्पीकर पूछे जा सकते हैं, तो पहले विधानसभा स्पीकर थे जयवंत राम और पहली महिला विधानसभा स्पीकर जो थी इनका नाम था विद्या स्टोक्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपने याद रखना है क्योंकि पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे बहुत बार बता चुका हूँ, ये पुस्तक जो लिखी है शांता कुमार के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। देखिए शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जनता पार्टी से ये 1 बार मुख्यमंत्री रहे थे। देखिए इनकी इसके अलावा भी कोई बुक्स है, जैसे पहाड़ बेगाने नहीं होंगे इनकी बुक है, लाजो भी इनकी बुक है, धरती है बलिदान की ये बुक भी शांता कुमार की है, देशभक्त स्वामी विवेकानंद ये बुक भी शांता कुमार की है, हिमालय पर लाल छाया ये भी बुक किसकी है, शांता कुमार की है। देखिए वाइस परमार ऑप्शन में दिया है तो वाइस परमार की भी बात कर लेते हैं। वाइस परमार की 2 बुक्स हम यहाँ पे देखेंगे, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये किसकी बुक है, वाइस परमार। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट ये वाइस परमार की बुक है। पोलेंड्री इन हिमालयाज, तो पोलेंड्री इन हिमालयाज भी किसकी है, ये भी वाइस परमार की। लेकिन डीएम मंजूमदार यहाँ पे नाम दिया है, तो डीएन मंजूमदार की एक बुक है जिसको बोलते हैं हिमाचल पोलेंड्री, तो हिमाचल पोलेंड्री किसकी है, डीएन मंजूमदार की है। देखिए दोस्तों जून का महीना चल रहा है और जून में कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी होते हैं, जैसे कि जून के इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि अभी हुआ था 1 तारीख को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को हुआ था वर्ल्ड मिल्क डे। उसी तरह जो है वो 21 जून को क्या हुआ था, 21 जून को हुआ था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ब्लड डोनर डे जो है ये 14 जून को होता है। और 5 जून को दोस्तों क्या होता है, 5 जून को होता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये सारे क्वेश्चन आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगर मैं बात करता हूँ आर्य समाज के संस्थापक की, तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। भैया कब की गई थी, 1875 में की गई थी। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1877 में कहाँ पर बनाया गया था, तो ये लाहौर में बनाया गया था। लाहौर कहाँ पर है, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए दोस्तों लाहौर तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की जो राजधानी है इसका नाम है इस्लामाबाद, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो स्थापना की गई थी किसकी, ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1829 में जो है वो सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन में दिया है स्वामी विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो भारत जो है वो भूमध्य
रेखा के उत्तरी अक्षांश में। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये 0 डिग्री पे स्थित है, इसको विषुवत रेखा इक्वेटर भी कहा जाता है। ऊपर जितना एरिया बचता है इसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो एरिया बचता है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब जितने भी ऊपर अक्षांश लाइनें हैं उनको उनको क्या बोलेंगे दोस्तों? उनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो भारत भी कहाँ आता है? उत्तरी अक्षांश में है। तो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 के मध्य है। तो आपने याद रखना है। लेकिन अगर देशांतर पूछा जाएगा तो देशांतर में जो है वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, याद रखना है। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतर स्थित है। अब कर्क रेखा की भी बात होती है। भारत से जाती है एक काल्पनिक रेखा जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ये 8 राज्यों से जाती है कर्क रेखा। सबसे ज़्यादा जाती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम जाती है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना ये उड़ीसा में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तो मैं भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। अगर मैं बात करता हूँ टिहरी डैम की, टिहरी डैम भागीरथी नदी पे बना है और उत्तराखंड में स्थित है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का डैम है। रिहंद नदी पे है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे है और गुजरात में स्थित है। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन में दोस्तों डोडा बेटा भी दिया है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो है तमिलनाडु में स्थित है और अनाईमुड़ी जो है ये केरल राज्य में स्थित है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन आएगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। देखिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग क्या कहते हैं? तो सागर माता। क्या कहते हैं नेपाल के लोग? इसको सागर माता कहते हैं। नेपाल के लोग इसको सागर माता कहते हैं। देखिए दोस्तों, आज भी थोड़ा सा जो है मैं अब थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी नहीं है जिस एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपके बीच वीडियो आए। इसीलिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि वीडियो लेट इसीलिए हो रही है कि जो वीडियो सुबह 10 बजे आती थी, 9 बजे आती थी, वो वीडियो 12 साढ़े 12 बजे जो है अपलोड हो रही है। तो वो रीज़न यही है। देखिए, सागर माता इसको नेपाल में कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। चीन में क्या कहते हैं? तो चीन में इसको कहते हैं चोमू लंगमा। चीन में क्या कहते हैं? तिब्बत और चीन में कहते हैं इसको चोमू लंगमा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन अगर पूर्णतया भारत की भूमि पे जो आने वाली चोटी है, क्योंकि K2 आदि पाकिस्तान में आती है जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, तभी इसको हम भारत की खाली सबसे ऊंची चोटी अगर कहेंगे भारत की भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी है? कंचनजंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बालू पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? सैंडस्टोन बता चुका हूँ भाई, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सैंडस्टोन जो है ये अपसादी चट्टान का उदाहरण है। देखिए, अपसादी चट्टानों के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के, तो ये सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार यहाँ पे इग्नियस रॉक्स दिया है, आग्नेय चट्टानें दिया है। आग्नेय चट्टानों के जो उदाहरण है जैसे ग्रेनाइट है, गेब्रो है, बेसाल्ट है, ये तीनों के तीनों इग्नियस रॉक्स के उदाहरण है। यहाँ पे कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें दी है। तो कायांतरित और रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हो गए जैसे मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, चौक हो गया। तो ये कुछ उदाहरण थे इन चट्टानों के, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूकंप का परिमाण मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ सेम क्वेश्चन। तो भूकंप का परिमाण मापने के लिए जो है वो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। देखिए, भूकंप को अगर मापना है तो उसको सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। देखिए, स्केल कौन कौन से हैं भूकंप को मेजर करने के लिए? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप को मेजर किया जा सकता है। मर्केलो स्केल है, इससे भी भूकंप को मेजर किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे स्केल जो है भूकंप को मेजर करने के हैं। अब कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ज़रूर बताना। 1904 में आया था या
5 में आया था, लेकिन बताना ज़रूर है इन दोनों में से एक है, लेकिन आपको खुद जाके ढूंढना है, तभी मुझे पता चलेगा कि कमेंट बॉक्स में कितने लोग आंसर देते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दिल से आप अपने अपने कमेंट दे सकते हैं जो भी आपके बनते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करना है, लाइक भूलना नहीं है, लाइक भी जरूर करना है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन में यहाँ पे वोल्ट मीटर भी दिया है। वोल्ट मीटर एक ऐसा मापक यंत्र है जो एसी को डीसी, एसी और जो डीसी होते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्टिव करंट जो होता है, इसको वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है, ये भी आपने याद रखना है। और गैल्वेनोमीटर ऑप्शन में दिया है, तो एसी डीसी को ये मेजर करता है वोल्ट मीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या करता है, तो ये ग्रेविटी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो गेहूँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, तो इसकी राजधानी है कैनबरा। अब वहाँ का जो राष्ट्रीय जो एनिमल है, वो स्टेट, वहाँ का जो नेशनल एनिमल है उसका नाम है कंगारू। और डाउन्स जो घास के मैदान है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। अब वहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसको कहते हैं विली विली, ये भी याद रखना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आता है ऑस्ट्रेलिया में उसको क्या कहते हैं, विली विली कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बाबा बड़वा सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। बाबा बड़वा सिंह मेला की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऊना में मनाया जाता है। देखिए, बाबा बड़वा सिंह मेला ऊना में मनाया जाता है। ऊना में जो है वो चिंतपूर्णी माता का मंदिर भी है, यहीं पे जो है वो चिंतपूर्णी मेला भी लगता है। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ बाबा बड़भाग सिंह मेले की, तो ये ऊना के मैडी नामक स्थान में लगता है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आज थोड़ी सी वॉइस कम आ रही हो, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब ऊना शहर है वर्तमान में, उसकी जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी, तो ऊना शहर की जो नींव है ये बाबा कलाधारी के द्वारा रखी गई थी, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऊना का जो शोक है वो स्वां नदी को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और ऊना की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका क्या नाम है, तो ऊना की सबसे ऊंची चोटी का नाम है भारवेन। भारवेन जो है ये ऊना जिले की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन में हमीरपुर दिया है, तो हमीरपुर में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं गसोता मेला। बाबा बालकनाथ जी का मेला भी कहाँ लगता है, ये भी लगता है हमीरपुर में ही। बिलासपुर में नैना देवी का मेला, नैना देवी की पहाड़ियाँ, हर एक चीज़ जो है बिलासपुर में ही। नलवाड़ी मेला भी लगता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के लोगों का लोक नृत्य है। तो सिकरी की अगर मैं बात करता हूँ तो सिकरी जो है ये चंबा के जो चंबा के जो लोग हैं इनका लोक नृत्य है। देखिए, ढांगी और ढेपक बहुत बार पूछे गए, ढांगी और ढेपक। ढांगी और ढेपक जो है ये दोस्तों ढांगी और ढेपक चंबा के हैं। सांद और साबू बहुत इंपॉर्टेंट है, सांद और साबू ये लाहौल स्पीति के लोक नृत्य है। किन्नौर के भी नहीं भूलना चाहूँगा मैं यहाँ से, किन्नौर के कयांग है, वयांगचू है, जापरो है और वाक्यांग है। किन्नौर के कयांग, वयांगचू, जापरो और वाक्यांग ये कहाँ के, किन्नौर के हैं। सिरमौर को भी नहीं भूलेंगे क्योंकि सिरमौर का बूढ़ा बहुत पूछा जाता है। सिरमौर में जैसे रासा, नाटी, बूढ़ा ये सब जो है ये सिरमौर के हैं। कुल्लू की कड़थी, कुल्लू की कथड़ी, कथड़ी कुल्लू की है। रुचका, रुचका भी कहाँ का भाई, कुल्लू का है। ये सारे के सारे कुल्लू के। चंबा में जो है, चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम है, ये भी आपने याद रखना है। चंबा में जो है भूरी सिंह म्यूजियम है। भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना राजा भूरी सिंह के द्वारा 1908 में की गई थी। देखिए, चंबा के कुछ गीत भी यहाँ पे, हम जब चंबा की बात कर ही रहे हैं तो चंबा के जैसे गीत है कुंजू चंचलो, रांझा फुलमो, तो ये गीत जो है ये कहाँ के हैं, चंबा के गीत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचपी जीके के आज हमने जो कवर किए हैं आपके बीच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जिसने भी ये पूरी वीडियो देखी है तो ये YA+1 1 नहीं, YA+8 का मतलब है कि यूथ अध्ययन प्लस 8वां पार्ट आपने पूरा देखा है, तभी मुझे विश्वास होगा कि जिस भी बच्चे ने ये पूरा पार्ट देखा है वो यहाँ तक जो है अपना कमेंट दे सकता है। और जो भी यहाँ पर जिसने ये कमेंट भी डाल दिया है, और प्लस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करें, मैं आपको फ्री जीके के नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा आज के दिन, ठीक है। लेकिन आपने ये कोड बताना है, तभी जो ये कोड बताएगा उसको ही नोट्स मिलेंगे भाई। और इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, वैसे वैसे नोट्स नहीं मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो टेट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव। ऊपर वाला आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में देखने को मिले।